नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। एक फेमस फिल्म थी शोले, उसका एक डायलॉग था, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। और जो जेलर ये बात कहता है उसके पीछे कोई नहीं आता। आज सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यही बात चल रही है कि 2 दिन में कांग्रेस पार्टी में 1, 2, 3, 4 ये 4 आंकड़े हो गए हैं उन नेताओं के जो पार्टी को लगातार छोड़ रहे हैं और छोड़ते वक्त ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं जिसके बाद ये चर्चा हो गई है कि क्या वाकई में इस लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे को लेकर आगे चल रहे हैं, पूरी रणनीति उसी के इर्द गिर्द बुनी जा रही है और अपने अगले टर्म में वो क्या क्या लेकर आएंगे जनता के लिए, वो सारी योजनाओं पर भी बात हो रही है। उस बीच कांग्रेस में अभी भी नेता छोड़ते वक्त वही आरोप लगा रहे हैं जो 10 साल से लगाए जा रहे हैं और वो आरोप है कि राहुल गांधी यानी गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ उसकी चलती है और वो गांधी परिवार यूट्यूबर्स के भरोसे है, जनता के भरोसे नहीं, ग्राउंड से हट चुका है, हिल चुका है और इसीलिए चुनाव लड़ना तो दूर, जीतने की बात करना भी बेमानी सा हो गया है। तो ये जो नेता एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इनको किसी और पार्टी में जाना था या इनकी मंशा जो है हमने पूरी नहीं की इसलिए ये गए हैं। हकीकत क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, उसमें भी तो यही चर्चा है क्योंकि केरल में राहुल गांधी का विरोध है, तो इसी तरह से पूर्णिया में भी अब दिखाई दे रहा है कि पप्पू यादव ताल ठोक कर इसी गठबंधन के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी में अभी तक कुछ चर्चा नहीं है। तो जरा इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जो इस खबर पर चर्चा में रही। राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान का नाम नहीं लेंगे, सनातन को अभिशापित करने का प्रयास करेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेंगे। दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए जब पार्टी के हितों की कुछ लोग बलि चढ़ाने लगते हैं, गठबंधन की राजनीति के विरुद्ध बातें करने लगते हैं, गठबंधन के साथियों पर अनर्गल, अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगते हैं, तो ऐसे संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित करना ही होगा। अगर आपको कोई अलग भूमिका व्यक्त करनी है तो आप उस पार्टी का त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में हमेशा इस प्रकार से एक्शन होती है, शिवसेना में भी होती है। चलिए, तो एक इंटरेस्टिंग बात यहां आई। संजय निरुपम ने जिन पावर सेंटर की बात कही उसमें एक नया नाम भी जुड़ गया है, केसी वेणुगोपाल का। और यह भी चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने किया है, जो कि उनका आरोप है
कि तीन जो चेहरे हैं यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उन तीनों में भी आपस में कैंपिंग हुई भी है, यानी कैंप बने हुए हैं अलग अलग, और तीनों एक दूसरे को आगे पीछे करते रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़े आरोप है, और ये आरोप अगर लोकसभा चुनाव के बीच में आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर गंभीरता से जनता भी इन पर सवाल पूछेगी कि आखिर हकीकत है क्या। चलिए, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शायना एनसीजी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ विश्वजीत कुमार जी, जो कि सीपीआई के लीडर हैं, वो जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगावकर जी भी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत जरा डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी आप ही से करना चाहती हूं। ये पावर सेंटर है, जाहिर तौर पर आप ये कहेंगे कि संजय निरुपम ने आरोप लगाए हैं, लेकिन अकेले आरोप लगाने वाले संजय निरुपम नहीं है, गौरव वल्लभ भी वही बात कह रहे हैं। ये 5 पावर सेंटर किसी एक पार्टी में अभी तक तो अध्यक्ष ही माने जाते थे, लेकिन यहां तो कुछ एक अलग तरीके से ही अब आरोप लग रहे हैं। जवाब दीजिए जरा, क्या सच्चाई है? रीमा जी, सबसे पहले तो मैं ये आपत्ति जाहिर करूंगा, आप दूरदर्शन है, भारत सरकार के एक तरह से काम करते हैं जनता के टैक्स से, और आप इंडी अलायंस, आपने हमारे गठबंधन को कहा जो इंडिया अलायंस, या तो आप उनको भी यानी भाजपा को भी एनडी अलायंस कहिए, अदरवाइज एनडीए और इंडिया दोनों कहने का आप कष्ट करें। आप उन चैनलों की श्रेणी में ना आए जिनको फर्क माना जाता है दूरदर्शन से। नंबर 1। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर माननीय संजय निरुपम को यह एहसास हुआ कि यहाँ 5 डॉक्टर पंकज जी, एक मिनट सुनिए, आप आगे बढ़े हैं इस मुद्दे पर, लेकिन एक मिनट, क्योंकि शुरुआत आपने दूरदर्शन और मेरा नाम लेकर आरोप लगाने पर की। एक तो ये जो इंडिया अलायंस है ना, इसके बारे में हम पिछले 2-3 महीने से तो चर्चा कर ही रहे हैं इसके नाम को लेकर। आई थिंक आप पहली बार शो में जुड़ रहे हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल डेफिनेशन के साथ आपके पहले भी कई प्रवक्ताओं को और कई और नेताओं को बताया कि इंडिया अलायंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि INDI अलग शब्द है। और सुनिए, तो मुझे कोई दिक्कत अलायंस एक अलग शब्द होता है ना सर। जब आप किसी भी प्रकार की डेफिनेशन देंगे एनडीए की, तो एनडीए में भी अलायंस है। ए का मतलब अलायंस, और इसीलिए इंडिया में भी आप इंडिया कैसे कहेंगे? अलायंस तो अलग हुआ ना, इसीलिए बोला जाता है। एंकर से मत बहस कीजिए इस बात पर। हाँ, इंडिया में भी ए अलायंस है और एनडीए में भी ए अलायंस है। या तो आप उनको भी एनडीए अलायंस कहिए, या अगर आप उनको एनडीए मैंने वही तो बोला, या तो इंडिया बोलेंगे या इंडिया अलायंस बोलेंगे। अलायंस अलग से नहीं बोला जा सकता सर, अलायंस अलग से नहीं बोला जा सकता। अलायंस वर्ड अलग है, उसको अलग से ही बोलना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप हमको तो आप इंडिया नहीं बोल रही, लेकिन उनको एनडीए बोल रही। ये जो आप कर रही है, दिक्कत यही है पंकज जी, दिक्कत यही है। हाथ से पार्टी के लोग जा रहे हैं और आप इंडिया पर ही अभी तक अटके हुए हैं। बता रहा हूँ, आप अभी तक इसकी परिभाषा पर ही अटके हुए हैं। बात कितनी दूर तक जा रही है? 2 मिनट सुनिए। आपकी कांग्रेस पार्टी पर चर्चा हो रही है, उस पर आप नहीं आ रहे हैं। अरे झूठ कौन बोल रहा है? मैं तो चाह रही थी आपकी पार्टी की स्थिति पर गंभीर चर्चा हो, लेकिन आपने शुरुआत में ही दिखा दिया। अच्छा सुनिए, चुरू के सांसद राहुल कासवा बीजेपी से कांग्रेस में, हरियाणा में हिसार से ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में, झारखंड के जो सचेतक है जेबी भाई पटेल बीजेपी के कांग्रेस में, बिहार में मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद कांग्रेस में। ये सिर्फ मैं आपको हिंदी पट्टी के बता रहा हूं। मैं आपको जो श्री गणेश है, जितेंद्र रेड्डी है तेलंगाना वगैरह के, साउथ इंडिया, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये सारे लोग अभी कांग्रेस में आए हैं, अभी पिछले 2-4-6 दिनों में। और आपने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया होगा कि क्यों बीजेपी के जो सांसद हैं अभी, वो छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं और हमारे प्रवक्ता जी चले गए हैं। तो उनको आपने, या एक नेता जो बता रहे हैं कि जिनको पार्टी से इसलिए निकाला गया कि वो एक सीट के लिए परेशान थे, उनको आपने इतना बड़ा इश्यू बना दिया है। तो आप ये बताइए, बीजेपी के सांसद छोड़ के कांग्रेस में कैसे आ रहे हैं? और आप इतना परेशान जो कांग्रेस के लिए है, जरा बीजेपी के लिए भी परेशान हो जाइए। या आप क्या कह रही हैं? आप इस तरह से अगर करेंगी तो कोई इसका मतलब ही नहीं है भाई। चुनाव होता है, बहुत लोग इधर से उधर जाते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन बीजेपी के भी तमाम लोग हमारे कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, तो परेशानी किसी पत्रकार की नहीं है सर, परेशानी तो यहाँ जनता की है जो देख रही है सब कुछ।
तो किसी जनता पत्रकार की लड़ाई नहीं है कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पर तो यूट्यूबर्स के जरिए अगर आप चला रहे हैं तो आपको सबको तो आपने गोदी मीडिया, सबको तो आपने डॉक्टर पंकज गोदी मीडिया ठहरा दिया। कांग्रेस में कैसे आ गए? आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है ना, मैं बता देती हूँ। पटेल कांग्रेस में कैसे आ गए? आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है मैं बता देती हूँ डॉक्टर पंकज। आपकी लड़ाई जो है वो नरेंद्र मोदी से नहीं है, आपकी लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों से है, और पत्रकारों से भी है और मीडिया से भी है। आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है। आप सिर्फ चैनल पर बैठकर लड़ते चुनाव निकाल देंगे। हम उसको बता रहे हैं। आप ये चुनाव ऐसे ही निकाल देंगे मुझे लग रहा है। आपने जो कांग्रेस में आए, मैंने 4 नाम लिए। आपने एक सवाल खड़ा किया, मौजूदा 3 सांसद, आपने एक सवाल खड़ा किया। अब रुकिए देखिए, अरे सर रुकिए ना, रुकिए मैं जवाब दे दूं? इसका जवाब तो शायना एनसी देंगी ना। आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? उनको हमने इसीलिए बुलाया कि वो बीजेपी का पक्ष रखे। जिस तरह से नहीं, एक मिनट समीर जी, जिस तरह से आप अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं उसी तरह शायना एनसी बात रखें। अरे तो उनसे पूछिए भाई, आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? पत्रकारों से लड़ते लोकसभा चुनाव 2024 निकल जाएगा आपका, हाथ से निकल जाएगा। आप लड़िए पत्रकारों से। मैं जवाब देती हूँ। वो तो आपको बल्कि अपनी बात रखने के लिए बुला रहे हैं। समीर जी, रीमा जी, मैं जवाब दूं? मैं तो बिल्कुल मुझे चिंता करनी नहीं है, क्योंकि मैं वो दिखाती हूँ जो जनता की आवाज है। चिंता आपको अपनी पार्टी की नहीं। शायना एनसी जी से मैं जरा जवाब जानना चाहूंगी। शायना जी सवाल आ रही होगी अभी, इनको शायना बोले जी, चुप रहने प्लीज। ओके, अब सुन लीजिए डॉक्टर पंकज, अब सुन लीजिए। शायना एनसी जी, सवाल ये है कि जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं होती, ऐसा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। तो ये भी तो एक सवाल है ना कि बीजेपी भी तो छोड़ रहे हैं ना, कांग्रेस में जा रहे हैं लोग, उस पर कभी चर्चा नहीं होती है, उस पर कभी सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के नेतागण क्यों कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। एक तरफ उनके बड़े नेता बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा, यहाँ कांग्रेस जोड़ो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने हाल ही में देखा है कि इतने बड़े बड़े नेतागण जो उनके विचारधारा, उनकी सोच, उनके नेतृत्व को छोड़ के मोदी जी की स्वीकारता के साथ उनकी प्रशंसा से इतने प्रभावित हुए हैं कि वो आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अभी सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र में क्या आप चाहते हैं? अरे सर, 1 मिनट मेरी बात तो करने दीजिए, फिर आपको जो भी डिबेट करना है कीजिए ना। डिबेट का एक प्रोसेस होता है। मैंने कुछ नहीं बोला आपके बीच में। मैं कहना चाहती हूँ कि विश्व भर में आज मोदी जी की जो प्रशंसा हो रही है, भारत की जो भावाकार हो रही है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि बड़े नेता हो, छोटे कार्यकर्ता, सभी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस लोकतंत्र प्रजातांत्रिक रूप में वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करें। अभी आप देखेंगे तो 11 करोड़ सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के पास। रीमा, हमें किसी की तोड़फोड़ करने की आवश्यकता है ही नहीं। जिस तादाद में लोग आ रहे हैं अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में, उससे 2 चीज स्पष्ट है। एक तो हमारे पास सबसे करिश्मेटिक लीडर है नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा जो संगठन के दृष्टि से जो काम होता है, लोकसभा चुनाव में जो प्रावधान के साथ साथ लोगों का सही ढंग से देखना कि वो बाहर पहुंचे अपने वोटर के पास, ताकि भारी तादाद में हम 400 पार करें, उससे मैं कहूंगी कि ये एक मिसाल के तौर पे एक पीएचडी हो सकता है इस पूरे प्रोसेस पे, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑफ द बीजेपी एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर ऑफ द बीजेपी, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अपरंपार है। रीमा जी, पहली बार 10 साल बाद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और प्रो इनकम्बेंसी है। क्यों? क्योंकि 60 करोड़ लाभार्थियों की जिंदगी हम पहुंचे हैं। आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला हो, मुद्रा बैंकिंग हो, जल से पानी तक, कैसे हमने देखा है कि कितने रूरल इंडिया में कितने सारे इश्यूज पे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस सब मुद्दे पे, वहां मोदी जी ने कर दिखाया है। आर्थिक दृष्टि से आप देखें तो 2004 से 14 तक हम 11वें पे थे, आज हम 5वें की तरफ यहाँ पर ये खड़ा किया कि जो लोग बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं उसकी क्या वजह है? बीजेपी छोड़कर जो लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कौन? एक आध केस को छोड़ के आप मुझे बताइए कौन? 80,000 से ज्यादा बड़े से बड़े नेतागण
से लेके जवाब दे देता हूँ रीमा कार्यकर्ता इसका। कांग्रेस पार्टी से आए सांसद हैं हैं। बीजेपी में, अन्य दलों से भी आए हैं बीजेपी में, रोज फोन करते हैं कि हमें ज्वाइन करना है मोदी जी के इस मुहिम में। मोदी की गारंटी एक राइटिंग ऑन द वॉल है कि आते हुए 10 साल में एक विकसित भारत के लिए जिस रफ्तार से काम हो रही है सरकार में, उसमें सब कोई शामिल होना चाहते हैं। और एक तरफ अफसोस भी होता है क्योंकि हम चाहते हैं एक सक्षम विपक्ष, लेकिन विपक्ष की नैया तो डूब चुकी है इतने साल पहले कि अभी उन्होंने अपने आप को बदला ही नहीं है, तो कार्यकर्ता निराश तो होने वाले ही हैं। और एक तरफ इतने लोकप्रिय, ईमानदार, मेहनती प्रधानमंत्री जिनके एक एक कण कण में भारत माता की लिए ही काम करने का एक लक्ष्य है, तो वो जुड़ेंगे जरूर। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, फिर भी ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, हाँ, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड आए इसके आती हूँ। अरे पंकज जी, अब बात तो भाई समीर जी कुछ शायद ऐड ऑन करना चाहते हैं। मनी को खत्म समीर चौगांवकर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, मैं उनको जरा डिबेट में लेकर आती हूँ। ओके, समीर जी को डिबेट में लेकर आती हूँ मैं। समीर जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं इसी मुद्दे पर, जल्दी से बोलिए। रीमा देखिए, जो पंकज श्रीवास्तव अभी 4 नाम गिरा रहे थे कि पंकज जी रुकिए पंकज जी 4 नाम गिरा रहे थे अभी कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करनी है, लेकिन श्रीवास्तव यह नहीं बता रहे कि जगदीश शेट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए थे, वो वापस भारतीय जनता पार्टी में लौट के आ गए। और आप देखिए कांग्रेस के पिछले 1 साल 10 साल के अंदर आप देखेंगे 15 कांग्रेस छोड़कर चले गए। अशोक चौहान चले गए, किरण रेड्डी चले गए, अशोक चौहान तो आपने कहा आदर्श घोटाले के अभियुक्त हैं, और दूसरे दिन राणे गोवा के चले गए, विश्वजीत राणे उनके बेटे चले गए, कैप्टन अमरिंदर पंजाब से चले गए इनके पास, घोटाले के आरोपी कृष्णा चले गए इनके यहाँ से, विजय बहुगुणा इनके यहाँ से चले जाते, प्रेमा खांडू चले जाते इनके पास से, जगदीश पाल चले गए। मेरा ये कहना है कि इतने ज्यादा लोग कांग्रेस में छोड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान में कांग्रेस आज ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रही है, देश में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी रही है, और आज तेजी से सबसे ज्यादा लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस चिंतन का विषय सिर्फ पद पाने के लिए आदमी नहीं छोड़ रहा है, कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व की निराशा है। इंडियन एक्सप्रेस ने अभी कल खबर छापी है कि 25 नेताओं पर ईडी सीबीआई लगाकर कैसे आपने पंकज जी इस तरह से डिबेट नहीं होती है। पंकज जी इस तरह से डिबेट नहीं होती है कि आप नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे और किसी की सुनेंगे नहीं। आप ही म्यूट कीजिए पंकज जी को। पंकज जी इस तरह से डिबेट नहीं होती है इस चैनल पर। मैं सबको मौका देती हूँ, सब अपनी अपनी बारी में, सब अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, कोई किसी के बीच में नहीं बोलता है, कोई किसी के बीच में नहीं बोलता। हम लोगों को वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा सीरियसनेस रखनी चाहिए। बोलना पड़ेगा। जब मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी, आप पूरे मौके पर बोलिएगा। जैसे ही शायना एलसी बोलना शुरू करती हैं, आप बोलने लग जाते हैं। जैसे ही समीर चौगांवकर बोलते हैं, आप बोलने लग जाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है ना पंकज जी। आपकी बारी में आप बोलिएगा, जितना बोलना है इसलिए बोलना पड़ा। अभी जरा उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास उत्तर देंगे। अरे भाई वो झूठ बोल रहे, सच बोल रहे, आप अपनी बारी में जवाब दीजिए। आप अपनी बारी में जवाब देंगे, आप अपनी बारी में जवाब देंगे। नहीं, म्यूट करना पड़ेगा फिर मुझे। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका नहीं है। जवाब दीजिए। वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, उनकी बारी में नहीं बोलेंगे। समीर चौगांवकर कांग्रेस के अंदर पावर सेंटर पहले भी सोनिया गांधी का था, राहुल गांधी का था, प्रियंका गांधी का पावर सेंटर रहा, लेकिन अहमद पटेल एक ऐसे पावर सेंटर थे जो इन तीनों पावर सेंटर को कंट्रोल करते थे, और कांग्रेस के अंदर की जो पावर सेंटर का जो स्ट्रगल था वह बाहर नहीं आने देते थे। अहमद पटेल के निधन के बाद अब कोई ऐसा नेता कांग्रेस में नहीं है जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करने की ताकत रखता हो, और इसीलिए सबके अपने अपने गुट, अपने अपने टापू और सबके अपने अपने किले बन गए, और सब पार्टी के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्थिति में लगे हुए। पार्टी को संगठित करना तो दूर, आज कांग्रेस की ये हालत है कि जो रायबरेली और अमेठी जैसे महत्वपूर्ण इनकी 2 सीटें थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां उम्मीदवार तक तय नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी वायनाड में फॉर्म भरने चले जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यह समय नहीं है कि रायबरेली और अमेठी को दूसरा उम्मीदवार उतारना है, तो कम से कम उसका नाम सार्वजनिक रूप में जारी कर दे। मुझे लग रहा है कांग्रेस के ऐतिहासिक पतन का समय है, और कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस की यह स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। डॉक्टर पंकज, अब मैं आपके पास जवाब के लिए आऊं, लेकिन क्योंकि वायनाड सीट का जिक्र हो गया है तो मैं जरा अब विश्वजीत जी को भी डिबेट में लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि विश्वजीत जी तो एक तरीके से आपके अलाई ही हैं।
लेकिन वायनाड में जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं सीपीआई की तरफ से, वो बिल्कुल वही आरोप है जो बीजेपी भी लगा रही है। तो जरा प्रसन्नजीत जी, आप लोग किस तरफ है? मतलब अब अलायंस खत्म हो चुका है ना पूरी तरीके से, हम ये माने? क्योंकि वायनाड में इतने गंभीर आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे आपके नेता लगा रहे हैं, तो आपका भरोसा भी उठ चुका है कांग्रेस पार्टी से, इसका मतलब? वो जो जगह है वो केरल है, और केरल के अंदर में हमारी लड़ाई, वहाँ एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई होती है। वो वही वहां की परिपाटी है, बीजेपी का वहां कोई नाम लेवा नहीं है। बड़ा मुश्किल से पिछले बार एक विधायक उनका वो जीता, और अभी कहीं कोई उनका वो कुछ भी आधार नहीं है, कोई भी जन समर्थन नहीं है। तो वहां की लड़ाई वो अलग लड़ाई है, उसको आप वो छोड़ दें। और पूरे देश के स्तर पे आज जो सबसे बड़ी जो जरूरत है कि कांग्रेस आज वो हाशिए पे चला गया, कांग्रेस की कश्ती डूब गई, ये बहुत बड़ा बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, आगे आने वाले वर्षों में आम आदमी को वोट देने का अधिकार होगा कि नहीं होगा, यह बड़ी बात है। ये बड़े मुद्दे हैं जिस पर आपको विमर्श करना चाहिए और विमर्श में लाना चाहिए। जिस तरह से अभी जो बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी, जिस तरह से जी, ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप लोग राहुल गांधी को हराना चाहते हैं, आपके लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है, आपके लिए ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक तरफ आप लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, और मैंने जिसका जिक्र किया ना 400 पार बीजेपी का नारा, एक बार जरा कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब रोड शो हुआ, उसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखानी बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि इसी मुद्दे पर आप लोग कहाँ बोल रहे हैं और जनता कहाँ बोल रही है, जरा देख लेते हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर थे, ये तस्वीरें आपने देखी जो काफी कुछ बयां करती हैं। लोगों का हुजूम दोनों तरफ हमने देखा इस रोड शो के दौरान। प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए लोग दिखाई दिए, प्रधानमंत्री की एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद करने के लिए दिखाई दिए लोग। तो ये तो कूच बिहार का रोड शो था जो कि पश्चिम बंगाल में था। इससे पहले जमुई में भी, जो कि बिहार में है, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने एक रैली की। तो ये तस्वीरें जो हैं, एक बार मैं लौट करके उसी मुद्दे पर आती हूं और मैं जरा पंकज जी अब आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि जिस बात का जिक्र मैं आपसे कर रही थी, ये तस्वीरें देखकर वही जिक्र करने का मन कर रहा है। बिहार में भी स्थिति जो आई है पूर्णिया से, पप्पू यादव, उनको एश्योरेंस मिल चुका था कि हाँ आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन वही स्थिति उनकी भी एक तरीके से हो रही है जो कि महाराष्ट्र में संजय निरुपम की हुई। अब इसमें बीजेपी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं। मैं आपसे यही कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि चुनाव के समय इस तरह से होता है। और मैं बार बार, अभी शाइना जी ने कहा कि हमारे यहां से कौन गया, मैंने 3 सांसदों का नाम बताया, सिटिंग सांसद। अजय निषाद मुजफ्फरपुर, राहुल कस्वा चुरू, हरियाणा के हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, ये 3 सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ दिया, सांसद 3। और हमारे पास आपके 80,000 कार्यकर्ता आए हैं, नेतागण आए हैं। साइना जी, अब आप मुझे सीख दे रही थी, मैं चुप हो गया। साइना जी, आप मुझे सीख दे रही थी, मैं चुप हो गया। बोलिए सर, आपकी नैया तो रुक चुकी है, आपको ये मैं मौका दे रही हूं। सुन लीजिए, अपनी बारी में आदर्श घोटाले में एक दिन पहले उनको संसद में कहा जाता है कि बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, दूसरे दिन भाजपा में ज्वाइन करा के राज्यसभा भेज दिया जाता है। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोप है अजित पवार, 3 दिन बाद उनको बुला के उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये तो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का आरोप। अब आप गारंटियों की बात सुन लीजिए। 10 साल पहले आए थे मोदी जी, कहा बहुत हुई महंगाई की बात, 400 रुपए का सिलेंडर था, 1100 में बिक रहा है। अभी मुझे जवाब देने दीजिए। कहा था 2 करोड़, अरे शांत हो जाइए, आप भी 2 मिनट शांत हो जाइए। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। आप झूठ बोलेंगे तो आपने मुद्दा भटका दिया। पहले आप एक एक करके मुद्दे लाइए ना पंकज जी, आपने पहले। अरे सर, अभी गारंटी पर बाद में आएंगे, अभी आने जाने पर बात कर लेते हैं। पंकज जी, आपने जो आरोप लगाया पहले उसका जवाब लेते हैं। पंकज जी एक मिनट, अलग अलग जवाब क्यों दे रहे हैं? जवाब दीजिए ना, वो एंकर है, वो आपको एक सवाल पूछ रहे हैं। अब आप सारे लोग, अब आपको सारा ज्ञान चला गया कि नहीं बोलना चाहिए बीच में? अब सारा ज्ञान चला गया, क्योंकि आप कब सब जगह जा रहे हैं, मुद्दे पे नहीं हट रहे हैं, मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको एक सवाल पूछा, आप नैरेटिव तय करेंगे या वो? 82% नौजवान पंकज जी, आपकी आवाज कट रही है, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ। आपकी आवाज कट रही है, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ। लेकिन जरा उत्तराखंड में विकास नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली चल रही है, एक बार वहां चलते हैं। मैं तब तक आपका ये जो सिग्नल ब्रेक हुआ है ठीक करवाती हूँ। विकास शहादत के लिए मजबूर किया उनको। आप जो बात आपने कही थी उनका तो आज मूल्यांकन। बोलिए रीमा जी, अभी मैं जवाब आपने कहा, मैं उत्तर दूं। और हमारी जो वित्त मंत्री है वो जवाब तो सुनिए पंकज जी, आप नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, दिक्कत है नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, आप एक एक करके बात करेंगे ना। क्या है हकीकत? अरे भाई सुन लीजिए पंकज जी, प्रोड्यूसर प्लीज म्यूट कीजिए जो नॉन स्टॉप बोल रहा है उनको। रीमा जी, रीमा जी, मैं विनम्रता के साथ बोलती हूँ कि कांग्रेस की एक हर डिबेट में आप देखें तो एक चीज है, आप पूछेंगे कुछ, वो जाएंगे पूरी दुनिया घूम घूम के ये मुद्दे से वो मुद्दा, ये बॉटम नहीं चलता है। आज आपने एक सवाल पूछा कि क्यों आ रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी में। चीखिए मत सर, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक लोकप्रियता है मोदी जी का, वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विश्व भर में है। आज आप देखेंगे तो युवाओं कौन से मुद्दे पे प्रेरित हैं। युवाओं को पता है कि 2004 से 2014 तक भारत 11वें नंबर में अर्थव्यवस्था में थे। आज हम 5वें तक पहुंचे हैं और हम जा रहे हैं 30वें नंबर तक। कांग्रेस के अंदर आप
आपको पहले पता है कि एक ही परिवार का नाम चलता है शायना भारतीय जी, एक जनता सेकंड, पार्टी मैं में जरा अपने कार्यकर्ता प्रोड्यूसर से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी किसी के बीच में बोल रहा है उसकी आवाज डाउन कीजिए, कीमत इस पे कुछ क्योंकि बात दर्शक करेंगी कुछ कि नहीं नहीं समझ करेंगी? पाते हैं इस तरह से। आवाज डाउन कीजिए आप, पंकज श्रीवास्तव की आवाज डाउन कीजिए, और ये बार बार ना बोलना पड़े मुझे कृपया करके। शायना जी कंटिन्यू। धन्यवाद। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि देखिए आज 4 वोट बैंक है, एक महिला, एक जो गरीब है, एक किसान और एक जो हमारे लाभार्थी हैं। हर क्षेत्र में मोदी जी ने इतना काम किया है महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्त करने के लिए। मुद्रा बैंकिंग में सबसे ज्यादा लोन्स, उज्ज्वला हो, घर हो, शौचालय हो, हम सब जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए। दूसरे तरफ महिला को जो सम्मान मिला है ट्रिपल तलाक को लेके या नारी शक्ति वंदन को लेके, ये हुआ महिलाओं का। युवाओं की आप बात कीजिए तो क्या है आज परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो 2004 से 14 तक हम 11वें नंबर पे थे एज एन इकोनॉमी, आज 5वें नंबर से तीसरे के तरफ जा रहे हैं और विश्व भर में भारत का एक नाम है। एक नागरिक जाए विदेश तो भारतीय होने का एक सम्मान जो मिलता है वो कभी नहीं मिला था। किसानों की हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो 6,000 रुपए मिले हैं उनके बैंक अकाउंट्स में, फसल बीमा योजना हो या फिर जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल योजना जो सरकार के तरफ से इंश्योरेंस क्रॉप्स को लेके है। अभी रही बात कि हमने हमारे जो बीपीएल फैमिलीज के लिए उनके लिए क्या किया। आयुष्मान भारत के निमित्त 5 लाख आपको मिलता है, आपको पता है कि आपको राशन मिलता है, आपको एक घर मिलता है, आपको इतने सारे 25 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन में जो थे उनको बाहर निकालना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता हो या नेतागण ये काम देखते और मोदी जी की गारंटी को देखते वो आएंगे ही भारतीय जनता पार्टी के तरफ। अभी क्या हम फिल्टर कर सकते हैं? नहीं फिल्टर कर सकते हैं। लोग जो आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है जब वो जनता के पास जाएं तो कुछ बोलने के लिए होना चाहिए। दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सिर्फ थिएट्रिक्स और ऑप्टिक्स, उनके वायनाड में खुद उनको स्वीकार नहीं किया। आप मुझे बताइए इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि अमेठी के लोगों ने भी आपको नकारा, वायनाड में आपको ये नौबत आई है कि आप टेरर फंडिंग ले रहे हैं या टेरर एक्टिविटीज जो पीएफआई जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका समर्थन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है वो कांग्रेस के तरफ है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ नहीं। ठीक है, ओके, मैं जरा इसका जवाब लेने के लिए मेरे साथ एक और शख्सियत जुड़ गए इस वक्त, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका, क्योंकि पिछले दिनों जो जिस विकेट गिरने की हम बात कर रहे हैं उसमें आचार्य जी का भी एक मामला रहा जिसमें कि उन्होंने खुद पार्टी को छोड़ा और तमाम कई तरीके की बातें उन पर भी कांग्रेस के नेताओं ने निकलते वक्त आरोप लगाए। आचार्य जी, आपके जुड़ने से पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि वो लोग कांग्रेस पार्टी से अलग हुए हैं जिनके ऊपर या तो कोई आरोप थे या फिर कोई केस थे या फिर कि बीजेपी ने उनको कुछ प्रलोभन दे करके एक तरीके से कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवाया था। लेकिन आपने तो कुछ और ही बात कही थी ना, अब तो बात सनातन की भी हो रही है, सनातन के अपमान की भी हो रही है आचार्य जी। देखिए रीमा जी, जब पार्टी का कोई प्रवक्ता बोलता है तो जाहिर सी बात है उसे वही बात करनी पड़ती है, उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य बनता है ये किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में पार्टी को डिफेंड करें। लेकिन सच ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, 3 आदमी गलत हो सकते हैं, सारे लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं। सारे लोगों को ईडी का डर थोड़ी हो सकता है, सारे लोगों को सीबीआई का डर थोड़ी हो सकता है, सारे लोगों को कोई लालच थोड़ी हो सकता है। पार्टी में जो आदमी होता है वो सिर्फ लेने के लिए थोड़ी होता है, एक विचारधारा से जुड़ता है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी विचारधारा क्या थी? सर्वधर्म समभाव। महात्मा गांधी की पार्टी है ये। महात्मा गांधी की सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कांग्रेस का नारा होता था वंदे मातरम। कांग्रेस का नारा होता था भारत माता की जय। जिस कांग्रेस का नारा वंदे मातरम भारत माता की जय, जिस कांग्रेस की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी, वो कांग्रेस आज भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो गई। वो कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई।
तो जो भी राष्ट्र प्रेमी होगा, जो देश प्रेमी होगा, जो सनातन सिपाही होगा, वो कैसे रह पाएगा? कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते। कुछ लोग अभी बोलेंगे, धीरे धीरे करके बोलेंगे। मैंने 2 साल पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी जमात है, एक ऐसा गैंग बन गया है जिसे हिंदू नाम से नफरत है, जिसे हिंदुत्व से नफरत है, जिसे सनातन से चिढ़ है, जिसे राम से चिढ़ है। तो वो धीरे धीरे करके सब बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे करके जाने लगे हैं। अभी तो और जाएंगे, रीमा जी और जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि किस पे कौन आरोप लगाएगा, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें और जाएंगे, सच्चाई को हाँ। देखना पड़ेगा। आप कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिलिए, खड़गे जी का लेकिन कल आचार्य परसों जी का आपने तो वीडियो चलिए देखा? सनातन की बात की, गौरव वल्लभ गए, उन्होंने भी, हाँ आपने खड़गे जी का वीडियो देखा? कितनी पीड़ा है उनकी, कितना अपमान मैं झेल वही रहे हैं। जानना चाहती हूँ कि 5 पावर सेंटर की, हाँ देखा, वीडियो देखा, सबने देखा वो वीडियो और लगातार देख रहे हैं। ये जो 5 पावर सेंटर की बात हो रही है, ये 5 पावर सेंटर वाकई में है, क्योंकि उसमें केसी वेणुगोपाल का भी नाम अब आ गया है। और क्या खड़गे जी, उनके पीछे भी कोई पावर सेंटर चल रहा है, ऐसा आपको भी लगा था आचार्य जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कई पावर सेंटर हैं। खड़गे जी तो बेचारे वक्त काट रहे हैं, वो तो राहुल गांधी जी के जो सेवादार हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। खड़गे जी के हाथ में कुछ नहीं है, कोई पावर सेंटर नहीं है। सिर्फ एक ही पावर सेंटर है, वो है केसी वेणुगोपाल जी का। केसी वेणुगोपाल जी में जो पावर है वो सब राहुल जी के द्वारा दी गई है। राहुल जी की समस्त शक्तियां जो हैं वो केसी वेणुगोपाल जी में निहित हैं। केसी वेणुगोपाल जी ही कांग्रेस के मालिक हैं और उनके सेनापति जो हैं वो जयराम रमेश जी हैं, और सारे के सारे लोग ये वामपंथ से प्रभावित हैं। तो कांग्रेस की असली समस्या जो है रीमा जी, वो कोई और नहीं है, वो कहीं और नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की असली समस्या राहुल जी हैं। जब से राहुल जी फैसला लेना शुरू कर दिए हैं, तभी से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। अब कोई माने ना माने, कांग्रेस पार्टी के जो पतन है वो 12 साल से शुरू हुआ है। 12-13 सालों पहले जिस समय प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डिनेंस फाड़ा था राहुल जी ने, क्या राहुल गांधी जी अगर सोनिया जी के, राजीव जी के बेटे नहीं होते तो वो पार्टी में रह सकते थे? राहुल गांधी जी की सारी बातों को नजरअंदाज किया गया। राहुल गांधी जी ने उन सभी वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया जो उनकी दादी के साथ रहे, जो उनके पिताजी के साथ रहे, जो उनकी माताजी के साथ रहे। गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, ये सब वो लोग हैं जो इंदिरा जी के साथ रहे, राजीव जी के साथ रहे। इन्होंने राहुल जी को नेता माना, लेकिन राहुल जी ने एक एक करके सबका अपमान किया। आप अकेले में पूछिएगा, किसी से पूछिएगा, दिग्विजय सिंह जी से अकेले में, उन्हें किसने कहा था कि आप चुनाव लड़ो, नॉमिनेशन फॉर्म लो, और फिर क्यों नहीं लड़ने दिया गया? शशि थरूर जी से पूछिए, अकेले में सभी वरिष्ठ नेताओं से कभी पूछिए, वो सब कहेंगे कि हाँ, कांग्रेस की असली समस्या राहुल गांधी है, उनके फैसले असली समस्या है। और रीमा जी, जब तक राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस को बचाया नहीं जा सकता है, और राहुल गांधी जी को माफ करना कांग्रेस से हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए ठीक है, हम लोग भी काफी दिनों तक कांग्रेस के साथ रहे, छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ रहे, कोई बात नहीं। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि बीजेपी से लड़ो, राम से मत लड़ो। हमने ये कहा था, कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता आज तक अयोध्या क्यों नहीं गया? कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर से क्या प्रॉब्लम है? तो क्या ये जो बातें हैं, नहीं, कांग्रेस अगर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेगी, देशभक्तों की भावनाओं को आहत करेगी, कांग्रेस के नेता ये कहेंगे कि सब सनातन धर्म को मिटाने वालों के साथ खड़े होंगे हम, तो एक अंदर से फीलिंग आती है, हम किसी भी पद पे हों या ना हो, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो रीमा जी, मेरा निवेदन आपसे इतना है, आपसे निवेदन इतना है, आप भी किसी भी चैनल में हो सकती हैं, कितने चैनल्स में आप रही हैं, बड़ी पत्रकार हैं आप, लेकिन राष्ट्र आपके हृदय में धड़कता है, धड़कता है। तो जब कोई पार्टी राष्ट्र और धर्म के खिलाफ जाती है तो उसका पतन होना सुनिश्चित है, वही हो रहा है। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डीडी न्यूज के साथ ये बातचीत की, और आपने जो बात की है उस पर मैं डॉक्टर पंकज अब आपका रुख करना चाहूंगी। राहुल गांधी, क्या उनका नेतृत्व और खासकर उनके फैसले लेने की जो क्षमता है, उस पर तो सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन आज बात वो नहीं है। आज बात ये है, जो लोग जा रहे हैं वो सनातन और हिंदू विरोधी
कांग्रेस पार्टी को डिक्लेयर करके जा रहे हैं डॉक्टर पंकज। और ये वो लोग नहीं है जो बीजेपी वाले हैं, ये आप ही की पार्टी में से आवाज निकल रही है डॉक्टर पंकज। तो असली मुद्दा ये है। देखिए पंकज जी, आप लगता है जवाब वो नहीं दे रहे हैं या आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वो हम ये कहना चाहते हैं, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है? पहले तो ये बताएं, हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ, जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, बेहतर। तो ये तो देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, और अब वो भगवान को भाई वो स्थापित कर दिया उन्होंने, भगवान को ला दिया, जन्म दे दिया उन्होंने। और प्रमोद कृष्णन जी ने भी भगवान का प्रेम, भगवान राम का प्रेम अचानक जग गया उनमें। अभी के तमाम कारगुजारियों का विरोध इस बात पर मैं थोड़ी सी आपत्ति दर्ज करवाऊंगी कि ये जो भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ना विश्वजीत जी, ये भाषा ठीक नहीं है। भगवान के नाम पर इस तरीके की भाषा ठीक नहीं है विश्वजीत जी। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने जन्म दे दिया है भगवान को। ये इस तरीके की भाषा मत बोलिए, इस तरीके के कटु वचन मत बोलिए जिससे देश आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। ये क्या लैंग्वेज है कि प्रधानमंत्री ने भगवान को जन्म दे दिया? आप नास्तिक हो सकते हैं, आपकी अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन ये शब्दावली ठीक नहीं है ना। भगवान राम को प्रधानमंत्री ने जन्म दे दिया, ये क्या बात है? ये क्या बात राम उसके पहले नहीं थे? इस तरीके की भाषा मत बोलिए प्लीज, इस तरीके की भाषा मत बोलिए। नहीं थे क्या? नहीं, किसी वामपंथी विचारधारा की बात हो रही है जिसको लेकर कांग्रेसी नेता जो है आरोप लगा रहे हैं। ये बीजेपी कह रहा है कि भगवान राम को भाई स्थापित कर दिया, भगवान राम को लाया है मोदी जी ने। बीजेपी ने कभी नहीं कहा भगवान राम को हमने जन्म दिया है। किसने कहा है? के बीच में जनता के भगवान राम को कोई जन्म नहीं दे सकता, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि राम जी को किसने जन्म दिया। लगातार यही कहा जा रहा है, यही स्थापित किया जा रहा है। इतना बड़ा अच्छा बताइए, जब हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्यों ने जब कहा कि वो नहीं अभी करने का वो समय है, तो क्यों वो किया गया उस समय? और रामनवमी तो अभी आने वाली है, रामनवमी में वो क्यों नहीं किया गया उस दिन? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि ये धर्म के नाम पर राजनीति बनाते हैं, राजनीति करते हैं। और प्रमोद कृष्णन जी को अभी वो विश्वजीत जी, इन सवालों का जवाब 2 महीने पहले मिल चुका है जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। उस सवाल का जवाब आज मांगने का क्या मतलब है, जिसका जवाब देश के सभी विद्वान, सभी लोग, सभी पंडित, सभी विद्वान दे चुके हैं। मैं समीर चौगांवकर को जरा इसका जवाब लेने के लिए बीच में लेकर आना चाहूंगी। ये भगवान राम के नाम पर जिस तरह से बैकफुट पर जाया जा रहा है, समीर जी क्या इसी वामपंथी विचारधारा की बात कर रहे थे अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन? बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विश्वजीत कुमार जो कह रहे हैं राम के नाम पर जिस शब्दों का कर रहे हैं, जिससे बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वामपंथी तो कभी भगवान को मानती नहीं, इनकी भगवान पे आस्था नहीं है। इन्होंने हमेशा कहा कि भगवान काल्पनिक होता है। ये तो वामपंथी वही है कि जो केरल के अंदर चुनाव जीतने के लिए, जैसे राहुल गांधी ने आज फॉर्म भरा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो एसडीपीआई है, जो पीएफआई के राजनीतिक इकाई घोषित रूप से उसका समर्थन ले रहे हैं। मतलब पीएफआई को जो बैन कर दिया गया, सिमी को बैन कर दिया गया, और उसके जो कार्यकर्ता थे वो सारे एसडीपीआई में चले गए, और वही एसडीपीआई ने आज राहुल गांधी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। 2019 के चुनाव में एसडीपीआई ने अपने कैंडिडेट केरल के अंदर उतारे थे, राहुल गांधी के खिलाफ उतारे थे, 5000 वोट मिले थे। आज वही एसडीपीआई जो सिमी और पीएफआई के अपराध पर चलती है, वह राहुल गांधी को समर्थन दे रही है। राहुल गांधी को क्या जरूरत थी आज एसडीपीआई का समर्थन लेने की? क्या राहुल गांधी एसडीपीआई इस तरह के संगठनों का समर्थन देने वायरल गए थे? मुझे लग रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने जो कहा है वो कांग्रेस की पूरी व्यथा, जो कांग्रेस की दुर्दशा है, उसको उन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट कर दिया है। आज अगर कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णन की जो सलाह थी वो अगर पहले सुन लेती, जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, उनकी सलाह सुन लेते, जो कांग्रेस के अंदर आज जो भगदड़ मची है, मुझे लगता है वह नहीं मची होती। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ रीमा, के 31 तारीख को जब राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में कहा था कि आज कांग्रेस पार्टी में लगी हुई है कि लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी के अंदर की आग बुझाना चाहिए,
प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने पर डॉक्टर पंकज, ओके, मैं जवाब देती हूँ। जो अभी डॉक्टर हमारा बना है, पंकज, हमारा साफ बात सनातन है। का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान, ये वो मुद्दा है जो असली कड़ी है। और कई सारे लोग जो है, जिसमें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शामिल है, उन पर कोई ईडी का केस नहीं था, बीजेपी वो भी कांग्रेस छोड़कर गए। गौरव वल्लभ पर ईडी का कोई केस नहीं है, वो भी गए। संजय निरुपम पर ईडी का कोई केस नहीं है, वो भी गए हैं। तो ये भी तो तमाम फेहरिस्त देखिए ना, गुलाम नबी आजाद पर भी ईडी का कोई केस नहीं था। ये तो सनातन और हिंदू धर्म का अपमान का आरोप लगाया जा रहा है अब कांग्रेस पार्टी पर। रीमा जी पहली बात तो आप मुझ पर ये गलत वो करें, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ईडी के डर से कोई गया। मैंने कहा कि चुनाव के समय बहुत लोग इधर से उधर जाते हैं, और मैंने बीजेपी के तमाम नेताओं को लिस्ट गिनाई। नंबर 1, ईडी के जरिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर लोगों ने किस तरह से अपना पाला बदला है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली की है, वो एक अलग कहानी है। आज आप बात कर रही हैं, वो ये बात कर रही थी कि क्यों कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, उसमें मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जा रहे हैं, और चुनाव में ऐसा होता है, इसको मैं बहुत महत्व नहीं देता हूं। बहुत लोग विभिन्न कारणों से जाते हैं, उस पर हम क्या कहें। नंबर 1, असली बात यह है कि 10 साल बाद अगर कोई पार्टी सत्ता के बाद चुनाव लड़ने आई है, तो उससे तो उसका रिपोर्ट कार्ड ही पूछा जाएगा। आज इस समय देश में अगर महंगाई की आग लगी हुई है, तो ये सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा ना। बेरोजगारी की आग लगी हुई तो सरकार से पूछा जाएगा ना। अगर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किसानों को महंगाई और गारंटी का जवाब उन्होंने दे दिया है, लेकिन आप सनातन और हिंदू धर्म का अपमान, उस पर जवाब नहीं दे रहे। आप भी नहीं सुनते ना सवाल। महंगाई पर आप लगातार बोल रहे हैं, उसका जवाब मिल चुका है। चाइना एसी ने उसका जवाब दिया, बहुत लंबा जवाब दिया। आप क्यों अरे भाई, चाइना जी ने बहुत लंबा जवाब दिया महंगाई को लेकर। आपने सुना नहीं इसका मतलब? रीमा जी, अरे मैडम, मैं आपसे प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे पूछ कांग्रेस रही हूँ, के शासनकाल सनातन और में हिंदू धर्म का अपमान, ये बड़ा आरोप है जो कांग्रेस रीमा पर लग जी, रहा है इस वक्त। प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस के शासनकाल में हर 1 रुपए के लिए 15 पैसे भी नहीं पहुंचते पर गरीबों के लिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गरीबों के लिए क्या किया, अमीरों के लिए क्या किया। की पार्टी के साथ जुड़कर आचार्य प्रमोद कृष्णम हमको ज्ञान देंगे। गांधी की बात कर रहे थे, और गांधी के हत्यारों की पार्टी से हाथ मिला। वापस आप कहाँ से कहाँ पूरे दुनिया घूम के आते हो पंकज जी। अरे देश भ्रमण इलेक्शन के बाद कीजिए, देश भ्रमण आप 4 जून के बाद कीजिए, क्योंकि फिर वक्त ही वक्त मिलेगा आपको। रीमा जी, देश भ्रमण पंकज जी को 4 जून के बाद करने दीजिए, क्योंकि फिर उनको समय ही समय मिलेगा पूरे विश्व भर में चर्चा करना और ये अपना सियासत। मैं कुछ कहूँ प्लीज? 100 रुपए से ज्यादा आप बार बार बीच में मुझे टोक रहे हैं, जब आपको पता है। रीमा जी, ऐसे डिबेट नहीं होता है। बोल रहे पंकज जी, रीमा जी, ऐसे डिबेट नहीं होता है। 83 रुपए का डॉलर हो गया है आज। पंकज जी, जवाब नहीं बार पूछ रहा मुझे है। आपकी आवाज कम करनी पड़ रही है। आपको अच्छा लग रहा है कि बड़ी पार्टी का प्रवक्ता इस तरह से बात करे? आपको अच्छा लग रहा है एक बड़ी पार्टी का प्रवक्ता इस तरह बात करे? क्या आपको अच्छा लग रहा है ऐसे चीख कर बोलना? क्या आपको अच्छा लग रहा है ऐसे शो को हाईजैक करने की कोशिश करना? वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन 1 मिनट शायना जी, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। पहले मैं सवाल का जवाब ले लूं पंकज जी से। सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान, भगवान राम का अपमान, अब लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोग वामपंथी विचारधारा को कांग्रेस पार्टी में ले आए हैं और कांग्रेस पार्टी का जो नारा हुआ करता था उसको हटा दिया है। अभी तक आपने इस सवाल पर मुझे जवाब नहीं दिया, जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, वक्त कम है मेरे पास। कांग्रेस पार्टी पहले भी कहती थी रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उस समय भी कांग्रेस पार्टी पूरे आंदोलन में राम की बात करती थी, आज भी कर रही है। राम के लिए कांग्रेस पार्टी का अभी मैं इसका जवाब दूं? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसे हम मानेंगे। वहां पर शिलान्यास जब हुआ तब राजीव गांधी जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जब ताला खुला, इसलिए राम के विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब हमने ये कहा कि जो बोले कि अरे भाई, आप लोग नहीं गए ना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, और उसके बाद भी नहीं गए, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, और इसलिए सवाल खड़े होते हैं। शायद ऐसी जवाब देंगी, ठीक है, सुन लीजिए। अभी की जो बात है, राम मंदिर को लेके 4 शंकराचार्यों ने कहा कि राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको 2 चीज कहना चाहूंगी। रीमा जी, अभी उनका माइक बंद कीजिए, ऐसे नहीं चलता है डिबेट बॉस। आपको
शंकराचार्यों से रीमा जी अभी उनका माइक बंद कीजिएगा तो किसी और को मौका मिलेगा। लग रहा है ये पंकज जी की आवाज कम कीजिए। रीमा जी अभी मैं जवाब बड़ा दिलचस्प है कि जो बात अभी सीपीआई के लीडर ने बोली, सेम वही बात आप बोल रहे हैं, सेम वही बात आप रिपीट कर रहे हैं जो अभी प्रसन्नजीत जी ने बोली। इसीलिए शायद वामपंथी विचारधारा कांग्रेस में आ गई है, ये आरोप लग रहा है, क्योंकि सेम वर्डिंग थी जो उन्होंने बोली वही आपने। अब जवाब सुन लीजिए शायद एनसी से, जवाब सुन लीजिए। म्यूट कीजिए इनकी आवाज कम कीजिए। उनको म्यूट कीजिएगा तो मैं कुछ बोल सकूं। अभी दो चीज मैं कहना चाहती हूँ। फर्क कांग्रेस और बीजेपी में ये है कि बीजेपी हमेशा सोचता है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट। ये जो एक वाक्य में मैंने सब कुछ समाप्त किया है उसमें बिल्कुल विपरीत है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी सिर्फ उनके निजी इंडिविजुअल फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और नेशन लास्ट तो वो समझ ही नहीं सकते हैं। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन काम करते आ रहे हैं पूरे देश में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, वो समझ ही नहीं पाते हैं और वहां उनकी गलतफहमियां होती है क्योंकि वो अपीजमेंट की राजनीति उन्होंने सदियों से चलाया। प्रधानमंत्री जी राम मंदिर को लेके उन्होंने क्या कहा, इतनी बड़ी बात कही कि ये आस्था का मुद्दा है, भावना का मुद्दा है, एक पार्टी तक सीमित नहीं है लेकिन एक सोच विचार है। और वो सोच विचार में कांग्रेस पार्टी ने वहां भी जहर फैल के उन्होंने कोई भी मुद्दे को लेके अपना राजनीति किया है। अब वो ये समझेंगे कि जनता और जनादेश, एक तरफ आस्था का जो मुद्दा है जो एक बहुत ही पर्सनल मुद्दा है, उसमें भी प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। जो वायदे दिए थे, एब्रोगेशन ऑफ 370, ट्रिपल तलाक, रामलाला को लेके, वहां भी आपने देखा है कि कोई राजनीति न करते हुए सिर्फ काम करना। दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन प्लान बचा ही नहीं है, उनकी नैया डूब चुकी है, उनके कोई वक्ता नहीं बचे हैं, नेता नहीं बचे हैं, सिर्फ एक परिवार बचा है जो सदियों से सिर्फ उनकी मौज के लिए यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और आज हद होती है जब वायनाड में उनको ऐसे संगठन का सपोर्ट लेना पड़ रहा है जो आतंकवादी है। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है शायना जी। प्रसन्नजीत जी जल्दी से जवाब दीजिए, राहुल गांधी को हराना आपका मोटिव है या नहीं वायनाड में? और राहुल गांधी को हराने के बाद भी क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे केंद्र में? किस मुंह से? केरल के अंदर में हमारी लड़ाई यूडीएफ के खिलाफ में है और वहां का सत्ता का समीकरण अलग है और वहां हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पूरे देश के अंदर की अलग यूडीएफ नहीं सर, राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ आपका कैंडिडेट खड़ा है ना? खिलाफ में है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ में इंडिया गठबंधन के साथ में मिल करके हम लड़ रहे हैं और बीजेपी को हराना हमारा टारगेट है जी। पंकज जी, जो पार्टी राहुल गांधी को हराने पर तुली है, राहुल गांधी के खिलाफ इतनी बयानबाजी कर रही है, आप लोग उसके साथ में हाथ मिलाएंगे? आपके इतने बड़े नेता सर्वे सर्वा इस वक्त जो पार्टी के हैं, अगर उनके खिलाफ उनको हराने की मुहिम चला रखी है जिसने, क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। जेडीयू जो है बीजेपी के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट के कई सीटों पे चुनाव लड़ता है, वो एनडीए का हिस्सा है। अरे भाई, आप देश का पूरा लोकतांत्रिक परिदृश्य देख तो लीजिए। ये बहुत संभव है कि एक ही पार्टी के लोग किसी राज्य में अलग अलग लड़ते हैं, कहीं एक साथ आ जाते हैं। ये कौन सी ऐसी बात है कि नहीं? जेडीयू लड़ता है कि नहीं? फैक्ट मैं बस पूछ रहा हूं, तो वो क्या दिक्कत, वो एनडीए में नहीं है? उसी तरह मतलब राहुल गांधी को अगर हरा दिया वहां पर, बीजेपी की प्रॉब्लम है कि वहां उसके राहुल गांधी के खिलाफ कितने भी आरोप लगा ले वायनाड में, आप उनके साथ रहेंगे? अरे भाई, वो चुनाव लड़े, हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हम उसका जवाब देंगे। और जनता ने वहां क्या कहा? इनके एक विधायक गलती से हो गए थे, राजमोहन जी केरल में। उन्होंने कहा कि केरल की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, इसलिए बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीतती। तो भाई ठीक है, आपके लिए तो स्पेस ही नहीं है वहां, हम लड़ लेंगे। बीजेपी क्या है, काम खा न 3 में न 13 में। फाइनल कमेंट समीर चौगांवकर, फाइनल कमेंट। ओके, देखिए, कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी की, वो क्षेत्रीय दलों पर कितने निर्भर है। 13 में ही तो बात हो रही है राहुल गांधी के खिलाफ। बंगाल में ममता बनर्जी एक सीट नहीं देती, राहुल गांधी को प्रवासी पक्षी बोल देती है
और कहते हैं कि कांग्रेस 40 सीटों में नहीं पहुंचेगी, वो ममता बनर्जी इनके साथ गठबंधन के अंदर है। लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव को एक सीट नहीं देते पूर्णिया भी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस फिर भी उनके साथ है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जिस सीट को कांग्रेस कहती है, उद्धव ठाकरे में अपने उम्मीदवार घोषित करते थे, उसके बाद भी कांग्रेस उनके साथ है। पूरे आप देश के अंदर देख लीजिए कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को किस तरह से दबाते जा रहे हैं और कांग्रेस उनके सामने घुटने टेकते चली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपने दम पर खड़े होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की जो आज स्थिति हो गई है, आज कांग्रेस के नेता इसलिए पार्टी छोड़कर जा रहे हैं कि उन्हें पता है कि कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, और आने वाले 25 साल तक कांग्रेस पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से 2024 के बीच 10 साल कार्यकाल दिया है। अब देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार देने जा रही है, और यही कांग्रेस के नेताओं का फ्रस्ट्रेशन है। ओके 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 ओके, ठीक है समीर जी, आपकी बात से मुझे एक वो शेर याद आ गया कि कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बेवफा नहीं हो जाता। तो कुछ तो मजबूरी कांग्रेस पार्टी की होगी, और वो सभी समझते हैं, खुद कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है, बाकी सब लोग भी समझ रहे हैं, तो कोई तो मजबूरी होगी ना। अब उसको आप क्यों मतलब दर्शा रहे हैं बार बार। लेकिन चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में आप आज जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए इस वक्त, क्योंकि हमने बीच में दिखाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ धुआंधार रैलियां भी कर रहे हैं और अपने तीसरे टर्म की बात भी कर रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो क्या क्या योजनाएं और देश के लिए क्या काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो उलटफेर हो रहा है, तोड़ फोड़ मची हुई है, आना जाना मचा हुआ है विपक्षी खेमे में, उसकी वजह से कुछ हद तक सवाल तो खड़े होते ही हैं। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।